हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकौर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 31 में। बच्चों, लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने स्पीड टेस्ट नंबर 30 तक कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम लोग 31 जो है स्टार्ट करेंगे। सो 31 का सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। सो मित्रों, आप देखिए हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट। इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिख रहे हैं, रूपा राय, सुधा पाय, रूपा पाय, सुधा पाय, संजन कुमार एंड आर चिदम्बरम। कौन है इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट के बुक के लेखक हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, रूपा राय है, सुधा पाय है, रूपा पाय है, सुधा पाय है, संजन कुमार है और आर चिदम्बरम है। सो करेक्ट आंसर इसका जो है आर चिदम्बरम है बच्चों। आर चिदम्बरम जो है इसको सबसे पहले आर चिदम्बरम की बात करते हैं तो आर चिदम्बरम जो है सबसे पहली पर्सनालिटी है जिन्होंने इस पे जो है बुक लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर चिदम्बरम बच्चों। क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा आंसर आर चिदम्बरम। चिदम्बरम आर चिदम्बरम जो है ये करेक्ट आंसर है, माने डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। क्योंकि आज बुक से जुड़े हुए कई क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन भी बुक से जुड़ा हुआ है, बुक से जुड़ा क्वेश्चन है। और ये क्या कहता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। मिस्टर जॉन रॉबिन्सन है, रोजा लग्जमबर्ग है, लॉर्ड मैनार्ड केन्स है या नन ऑफ अबव है। सो अगर आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, मिस जॉन्स रॉबिन्सन है, रोजा लैम्बर्ग है या लॉर्ड मैनार्ड केन्स है, नन ऑफ अबव। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोजा लग्जमबर्ग। सो रोजा लग्जमबर्ग जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, माने ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी डिफीटेड विच मुगल किंग एंड टुक ओवर द रीन ऑफ द उत्तर प्रदेश इन 1540। 1540 में शेरशाह सूरी ने किस मुगल राजा को हराकर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल ली थी। सो बच्चों आइए समझें, अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की या मुगल साम्राज्य की, मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की जब भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, मुगल में सबसे प्रमुख या पहले राजा हैं बाबर। नंबर 2 जो राजा है उनका नाम है हुमायूं। हुमायूं, अब जब हुमायूं का समय, अगर हुमायूं के समय की बात करें तो हुमायूं का जो समय था वो 1530 से लेकर 1540 का समय था। और बाद में 1540 में जो डिफीट हो गए तो 1555 में ये वापसी किए हैं और 1555 से लेकर 1556 के समय में रहे हैं। अब 1540 के समय में ही दो घटनाएं थी, एक 1539 में और एक 1540 में। अब 1539 में हुमायूं का युद्ध, हुमायूं चौसा के स्थान पर शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया। और फिर 1540 में पुनः शेरशाह सूरी से हुमायूं का युद्ध हो गया और इस बार हुमायूं को अपना राज्य और अपनी व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी को देनी पड़ी और शेरशाह सूरी यहाँ पुनः विजयी हो गया। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, 1540 में पूरे उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाल लिया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है अगर मैं कहूंगा तो वो हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। हुमायूं क्या किया था, इन्होंने हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है इनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर, ये आंसर सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये आपको सही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द नेम ऑफ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आपके सामने हमारे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, कानपुर या बरेली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि दूसरी सबसे अधिक, माफ करिए, इसमें इलाहाबाद जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रथम जिला है, ये प्रथम जिला है। ठीक है,
अगर दूसरे जिले की बात करेंगे बच्चे, तो दूसरे जिले के लिए कानपुर जो है, कानपुर आएगा ये दूसरे नंबर पे जिला, कानपुर आएगा दूसरे नंबर पे जिला, ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। इलाहाबाद फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, माफ करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय दक्कन का पठार बेसाल्टिक लावा के चट्टानों से निर्मित हुआ है, वह किस काल का है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं काल के लिए, तो क्रिटेशियस एरा का समय होता है, क्रिटेशियस एरा का समय। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी में दो हिस्से आप दिखते हैं। जब स्टार्टिंग में बन रहा था प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत जब बन रहे थे, तो इसमें आपको दो सिद्धांत मिल रहे थे। एक हिस्सा मिल रहा था जिसको हम लोग कहते थे लॉरेशिया का हिस्सा, और एक हिस्सा हमको मिल रहा था जिसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड का हिस्सा। चूंकि गोंडवाना लैंड वाले हिस्से से ही हमारे भारत का निर्माण हुआ था, भारत के हिस्से का निर्माण हुआ था, भारत के हिस्से का निर्माण हुआ था, इस तरह से आप देख पाते हैं ये ऐसे। अब होता क्या है, ये निचला जो क्षेत्र है ये वाला, ये हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेटू का रीजन, ये कहलाता है डेक्कन प्लेटू का रीजन। और डेक्कन प्लेटू के रीजन के पास में ही हम अगर देखें, तो ये साथ में हमारा कहलाता है कि ये क्रिटेशियस एरा में ये हिस्सा बना हुआ था, क्रिटेशियस एरा में ये हिस्सा बना हुआ था, क्रिटेशियस एरा में ये हिस्सा बना हुआ था। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिटेशियस एरा में ये निर्माण हुआ था, इस तरह से। तो इस तरह से ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपनाह किस इंडो ग्रीक शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपनाह किस इंडो ग्रीक शासक पर प्रकाश डालता है? डायरोडस सेकंड में है, डर्मेटियस में है, मैंडियर में है, स्ट्रेटो में है। सो मित्रों, इसके लिए जो सही है वो आंसर है मिनेंडर, ठीक है। क्या आंसर है? मिनेंडर। जब भी आप मिलिंदी पनाहों की बात करते हैं, मिलिंद पनाहों, मिलिंद पनाहों की जब आप बात करते हैं, तो मेंडर, मेंडर जो है, मेंडर, ये जो है इसका सही सही उत्तर देता है। मेंडर जो है क्या है, ये इसका सही उत्तर आपको मिलता है। अब देखें हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू whom द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है बच्चे। कई बार मैं इस बात को आपको बता चुका हूँ, एक बार आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 74 में सभी मंत्री परिषदों की नियुक्ति होती है, सभी मंत्री परिषदों की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। और आर्टिकल 75 में स्वयं प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, स्वयं प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों की नियुक्ति का जो जिम्मा होता है वो किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के समक्ष होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति होंगे। तो प्रधानमंत्री जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, The revolution of the 1857 started from the which district of उत्तर प्रदेश? 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, झांसी। किस जिले से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरठ है, इसका मेरठ है। आइए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को मेरठ में मंगल पांडे द्वारा दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी गई, दो अंग्रेज अधिकारियों को, दो इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी गई। इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कर दिया गया? पुलिस को गोली मार दी गई। और उसके बाद में 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को
उन्हें कोलकाता के बैरकपुर छावनी में फांसी पे लटका दिया गया। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता बैरकपुर, बैरकपुर में फांसी पे लटका दिया गया। और उसके बाद में 10 मई को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 1857 की क्रांति भड़क गई या क्रांति का बिगुल बच गया। तो ये घटना हुई। तो ये घटना कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से स्टार्ट मानी जाती है, मेरठ। सो क्या क्या ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, मेरठ इज अ करेक्ट। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी कैलोरीज आर इन 1 जूल। 1 जूल में कितने किलो कैलोरी होती है? 0.24, 0.48, 0.72, 0.96। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों 0.24 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 0.24 हो जाता है ये ऐसे। अगली बात करते हैं हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन द 25th एशियन एथलेटिक चैंपियन 2023। 25वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बच्चों अगर बात करें तो भारत ने कुल इसमें जो है 27 पदक जीते हैं। भारत ने 12, 6 और 9 ये है टोटल, ये कह सकते हैं हम टोटल मेडल won by India in 25th एशियन गेम। ये 12, 6 और 9 ये टोटल पदक यहाँ पे जीते हैं। 27 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 27 ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन उत्तर प्रदेश वर्तमान स्वरूप के या अस्तित्व में आया? 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर 1966। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश आधिकारिक तौर पर प्रकाश में आया। आधिकारिक तौर पे प्रकाश में आया। सो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 जो है ये इसका करेक्ट उत्तर हो गया, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो अधिनियम संबंधित है। पॉक्सो जो अधिनियम संबंधित है वो बच्चों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हम सिंपल इसको कहना चाहें पॉक्सो को तो आप कह सकते हो पेनिट्रेटिव ऑफेंस ऑफ अ चिल्ड्रन सेक्सुअल असॉल्ट के तौर पे ये काउंट होता है। सो ये एक प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस होता है जो नाबालिग बच्चों के साथ अगर कोई करता है तो उसको जो है इस पॉक्सो के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है और उसे जेल भेजने का प्रावधान दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, आयरन निकल का, आयरन क्रोमियम का, कॉपर क्रोमियम का या आयरन जिंक का। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आयरन और क्रोमियम हो जाएगा बच्चे। अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है आयरन एंड क्रोमियम का क्या होता है? एलॉय होता है, एलॉय होता है। ओके, ये इसका करेक्ट है। अगली हम बात करते हैं द लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है।
लोकसभा जो है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल पार्लियामेंट अफेयर्स के किसका हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। याद रखिएगा जब भी बच्चों हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में हमारे टोटल जो है 2 हाउस आते हैं। कितने हाउस आते हैं, 2 हाउस इसमें काउंट होते हैं। एक हाउस को हम लोग कहते हैं लोकसभा, एक हाउस को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं हम लोग राज्यसभा। दूसरे को क्या कहते हैं, राज्यसभा। एक को लोकसभा, दूसरे क्या कहते हैं, राज्यसभा। इस तरह के हमारे 2 हाउस हो जाते हैं और इन दोनों हाउस की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। पार्लियामेंट्री अफेयर जो डिपार्टमेंट है वो इस डिपार्टमेंट से ही इसकी जो है वैल्यू होती है या इसकी जो है नीतियां यहाँ से चलती हैं। सो यहाँ से जो है ये प्रमुखता जो है चलती है, राज्यसभा एंड देन लोकसभा। सो ये है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अगर इसके हेड इस समय कहे जाएं तो हम माननीय श्री ओम बिरला जी को इसका प्रमुख जो है बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्या है, फ्लिप कर्व शोज द फॉलोइंग रिलेशनशिप। फ्लिप कर्व किसका संबंध दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं फ्लिप कर्व, तो फ्लिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को दर्शाता है मित्रों। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम फ्लिप कर्व को देखते हैं, सो ये जो कर्व दर्शाता है एक आकृति को, तो किसको ये दर्शाता है, ये दर्शाता है इन्फ्लेशन ऑफ मार्केट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को ये दर्शाता है फ्लिप कर्व। किसको किसको दर्शाता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इनको। सो ये दर्शाता है फ्लिप कर्व किसको, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को ये दर्शाता है फ्लिप कर्व। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों सार्क की स्थापना 6 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 दिसंबर 1985 एडी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सार्क, इसका पूरा नाम हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है, जैसा कि ऊपर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, होता क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये कहलाता है हमारा शार्क। और इसकी स्थापना 1985, 6 दिसंबर 1985 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 दिसंबर 1985 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां आमतौर पर उपयोग की जाती हैं। देखो, भोजन को संरक्षण रखने के लिए या तो उसे गर्म करते हैं या तो उसको ठंडा करते हैं, नॉर्मल चीज है। तो हीट एंड कॉमन कोल्ड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, क्या करते हैं, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। या तो उसको गर्म रखते हैं खाने को, या तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें खाने में तो ठंडा रखा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बार बार वो आते हैं या आपको सिंपल तौर पे समझ में आते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर 2011 एंड सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है 2011 के हिसाब से इलाहाबाद, या आज के नाम पे आज इसको प्रयागराज कहेंगे और उस समय इसको इलाहाबाद कहते थे। सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसको काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। सो ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर। ओके, इसका बी वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद क्या होता है। आइए देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऊपर हो जाता है, क्लोरोफिल या आप सनलाइट यहाँ रख लेंगे, सूर्य का प्रकाश, और उत्पाद क्या बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ जो उत्पाद के तौर पे बन रहा है वो ग्लूकोज बनता है, एक पॉइंट, और दूसरा क्या होता है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो चीजें यहाँ पे प्रमुखता से बनती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ग्लूकोज की बात नहीं की गई है। सो ऑक्सीजन यहाँ आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन जो है ये बिल्कुल आपका क्या है, ये करेक्ट आंसर है, जो हो जाएगा क्या है सी। तो सी इसका करेक्ट है, और ये इस तरह की प्रक्रिया होती है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, और ये इनका फूड ऐसे बनता है, फूड। सो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको जान पा रहे हैं इस तरीके से। सो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, कॉर्टेक्स है, कैम्बियम है, फाइलम है, या फिर फ्लोएम है, या फिर जाइलम है। अगर हम बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है वो कैम्बियम है। क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी है, कैम्बियम क्या है सेकेंडरी है ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, कैम्बियम हो जाएगा। ये कैम्बियम इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो क्या करेक्ट आंसर है, कैम्बियम। अगली हम बात करते हैं विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज एन आर करेक्टली मैच। ऐसा कौन सा पेयर है इन सभी में से जो सही से मैच है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझें, क्या समझ रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड के साथ नहीं होता, प्रोटीन शुगर में नहीं, फैट अमीनो एसिड्स में मिल जाता है, नन में कुछ नहीं। सो फैट अमीनो एसिड में आपको मिल सकता है, अमीनो एसिड्स में फैट की मात्रा जो है बनती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, माने हमको इन सब में कोई रॉन्ग जो है स्टेटमेंट निकालना है। देखिए पहला कहता है राइजोबियम कैन नॉट मेक ओन फूड, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पहला पॉइंट। राइजोबियम ऑफन लाइव फ्रूट्स ऑफ अ ग्राम एंड पी। ओके, फिर कहता है राइजोबियम सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप विद द प्लांट, ये बात कुछ हद तक लगती है गलत। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अनयूजुअल ऑफ द फॉर्म्स, अनयूजुअल ऑफ द फॉर्म्स। सो बच्चों इसका जो करेक्ट गलत है वो ये है, जबकि ये तीनों जो है क्या है उसके लिए सही है। ये कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करता है, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ये नहीं है, ऐसा नहीं होता कुछ। सो गलत के लिए अगर हम कहें सो थर्ड वाला जो है क्या है, ये गलत है। बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है। याद रखेंगे 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, ये बना था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बना था इसका जो उद्देश्य या इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट प्लानिंग कमीशन और अ 5-year प्लान।
5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन को कंट्रोल करने का ये प्रमुख कार्य होता है इनका। सो क्या हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। बच्चों जो भी विद्यार्थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर इन फ्रॉम द लेफ्ट। निम्नलिखित में कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती? अच्छा, बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती तो गोमती, घाघरा, सो देखो ये वाली बाई नहीं मिलती है, बाकी सब मिल जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी है। कोसी, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, ये सौरो ऑफ बिहार। सो करेक्ट आंसर क्या है? कोसी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। निम्नलिखित में से किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है बच्चे? तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्हें नहीं नियुक्त किया जाता है। बाकी चीफ मिनिस्टर को अगर हम कहें तो 164 आर्टिकल में, हाई कोर्ट जजेस को आप देखते हैं 232 से लेकर 214 से लेकर 232 तक आता है, तो आप यहाँ पे 214 से 232 के बीच में अपॉइंट करेंगे। एडवोकेट जनरल को 165 में अपॉइंट करेंगे, इनको नहीं करता। बस केवल होता ये है, अगर हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे यहाँ बना है वो बना है प्रयागराज में बना है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, अध्यक्ष की नियुक्ति तो माने राज्यपाल गवर्नर करेगा, लेकिन अध्यक्ष के अंदर जो हमारे अन्य सदस्य होंगे, अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के प्रति ये जो है लायबल नहीं होते। तो सदस्य यहाँ हो जाएंगे, ये अध्यक्ष हो गया, ये अध्यक्ष हो गए, और ये क्या हो गए सभी, ये हमारे सभी सदस्य हो गए। तो सदस्यों की नियुक्ति तो नहीं होती है, जबकि इनकी नियुक्ति का हिस्सा या जिम्मा यहाँ पे, यहाँ से हमको इस तरह से मिलता है देखने को। तो कुछ इस तरह सा प्रावधान है या रूप होता है। ठीक है, अगला देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये होता है, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हैं। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा बच्चों। ए जो है क्या है इसका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं What type of the plantation is found in the Terai region of the उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर तराई क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ बच्चों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसे को अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वन ही यहाँ पे इस तरह के वन होते हैं जो पाए जाते हैं। अगली हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी टच द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मित्रों, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आप इस तरह से देख पा रहे हैं, मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश का
ये आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं इस तरह से। अब कौन कौन से टच करता है बाउंड्री, उनको एक बार आइए समझ लें। जैसा कि आप देखते हैं सबसे ऊपर की जो सीमा बनाता है वो बनाता है हिमाचल प्रदेश से। इधर की जो सीमा बनाता है वो बनाता है उत्तराखंड से। यहाँ जो सीमा बनाता है वो बनाता है हरियाणा से। बीच में इतना जो एरिया कवर्ड है वो दिल्ली है। ये पुनः यहाँ पे क्या मिल जाता है, हरियाणा। इस जगह पे क्या मिल जाता है, राजस्थान। और जस्ट नीचे ही आपको क्या मिल जाता है, एमपी। यहाँ पे आप आते हैं सो यहाँ पे भी आपको मिलता है एमपी, यहाँ मिलता है आपको झारखंड, यहाँ मिलता है आपको छत्तीसगढ़ और यहाँ मिलता है आपको बिहार। और यहाँ पे अगर हम कहें तो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ सीमा आप बना रहे हैं नेपाल के साथ में। सो इस तरह से कुछ हिस्सा दिखता है जो अलग अलग क्षेत्रों में टच करता है। सो आइए अब हम इसकी गिनती करके देख लेते हैं। सो गिनती में एक 1 2 3 4, ये आपको 4 यहाँ मिल गए। 5 6 7 8 और 9। तो टोटल जो है ये आपके कितने हो गए, ये हो गए आपके 5। अच्छा, अगर दिल्ली को हम जोड़ छोड़ दें तो आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 4। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 हो जाएंगे यूटीज मिला के। तो हम ये कह दें राज्य 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश में एक है और अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी एक देश है। तो टोटल ऐसे हो जाएंगे 10, लेकिन राज्य की गणना कर लेंगे तो हो जाएंगे 9। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9। 9 नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी विद्यार्थी हमारे 9 के साथ में जा रहे हैं या 9 बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, 9 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 9 क्या है, 9 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज अ न्यू शेपरा ऑफ G20। निम्नलिखित में से किसे G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार को किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया गया है, पीयूष गोयल को किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पीयूष गोयल है। क्या है, पीयूष गोयल। अगर हम बात करते हैं G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पीयूष गोयल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पीयूष गोयल करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। देखो भाई, भारतीय संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट में ही है। डीपीएसपी रेमेडीज, जी बिल्कुल। ये रहा आपका रेमेडी। रेमेडी, वैसे अगर बात करें तो रेमेडी जो है पार्ट इसी का है। रेमेडी जो है फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर वैसे होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट। अब आइए समझे कैसे। फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट नंबर 3 में आता है और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चे, इसका आर्टिकल होता है 12 से लेके 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। अब आर्टिकल नंबर 32 में ही आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है 32 में, तो 12 से लेके 35 हमारा है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का ही पार्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी वाला इसमें।
इसमें आंसर हमारा सी वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सी। अब ये जो है 12 से 35 है, लेकिन ये आर्टिकल क्या है? 32 है, 32 है। डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट सही है, और अगर सिंपल एक लाइन में कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये सी वाला आपका सही। तो आपको यहाँ पे सी का ही सही करना है आंसर बच्चे, फर्स्ट को सही नहीं करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ ग्रीन हाउस गैसेस? कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? देखो बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि ऐसी गैसेस जो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाटर व्यापर मतलब जल का जो वाष्पीकरण है वो सभी। सो इसमें सभी गैसें आती हैं, तो ऑल ऑफ अबव जो है बच्चा इसमें सही है। ऑल ऑफ अबव जो है इसमें ये सही है। ऑल ऑफ अबव जो है क्या है इसमें? ये गैस सही हो जाएगा, तो ऑल ऑफ अबव इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना? निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के तट पे स्थित नहीं है? यमुना के तट पे स्थित नहीं है। तो देखो बेटा, अगर हम कहें यमुना के तट पे स्थित नहीं कह रहा है तो लखनऊ नहीं है, प्रयागराज भी है, मथुरा भी है, कौशाम्बी माने वही चित्रकूट, इसी के बगल से ही तो आती है। चित्रकूट और बांदा के पास से ही ये नदी जो है आकर तब फिर प्रयागराज में, उसके पहले यहाँ पे मिलती है। सो ये नहीं हो जाएगा, लखनऊ नहीं होगा बेटा। अगर अब हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से मैपिंग के हिसाब से, ऐसे आप अगर उत्तर प्रदेश को बनाएं तो आप देखते क्या है कि इस तरीके से यमुना नदी है और गंगा इस तरीके से आके मिलती है। तो यमुना मथुरा में, आगरा में, कौशाम्बी में, ऐसे क्या क्या देखते हैं? मथुरा, आगरा, कौशाम्बी को भी ये टच करती है। इसके बाद में फिर ये प्रयागराज, प्रयागराज। सो ये जो लखनऊ है, लखनऊ में जो है गोमती नदी है, बाकी अन्य जगहों पर यमुना नदी का प्रमाण आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा इन जगहों पर? यमुना का प्रमाण आपको मिलता है। सो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप ये भी देख सकते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मेजर द पोर्शन बीइंग बायोगैस इज बीइंग। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस में प्रमुख भाग ने, से और से है। देखिए, जब भी हम बायोगैस की बात करें बच्चे, सो बायोगैस और का मिश्रण है। बायोगैस में प्रमुख क्या क्या चीजें होती हैं? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मॉइस्चर है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या इसका सही आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4 और CO2। तो ये हो गया आपका मीथेन। धान के खेत में मीथेन की महक आती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है जो क्या करती है? गर्मी उत्पन्न करने का कार्य करती है बेटा। क्या करती है? गर्मी उत्पन्न करने का कार्य करती है। सो ये दोनों जो है एकदम करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। अब हम अगली अगली अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज द लोकेटेड द इंडियाज फर्स्ट रीजनल वोट अवेयरनेस सेंटर? भारत में पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आइए मित्रों, अगर हम बात करते हैं मतदाता जागरूकता केंद्र, जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है बेटे, अगर हम कहें सो राजस्थान के सारे जिले आपको दिख रहे हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर। सो इसका करेक्ट है जयपुर। क्या है बेटा? जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जयपुर राजस्थान की कैपिटल भी है और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर है। सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका? जयपुर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर इज द लोकेटेड द इंडियाज फर्स्ट रीजन? हो गया ये जयपुर, आपने देख लिया बच्चे। अगला क्वेश्चन माफ करें, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल क्लोजर ऑफ द चाबहार? निम्नलिखित में से भौगोलिक दृष्टि से चाबहार के निकट है। आइए पहले चाबहार समझे है कहाँ पे। जैसे आप ये बच्चों भारत देखते हो ना, इस तरह से भारत, अब भारत के ऊपर जो है ये आपको जो रीजन दिखता है ऐसे, भाई ये हिस्सा तो भारत का है। अब अब ये जो आप इस तरह से देखते हैं ऐसे करके, ये माफ करिएगा, ये हिस्सा आपको पड़ता है पाकिस्तान का। किसका पड़ता है हिस्सा? ये हिस्सा पड़ता है आपको पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये बच्चे। ये हिस्सा क्या पड़ता है? ये हिस्सा पड़ता है पाकिस्तान वाला, माने पाक की भूमि का क्षेत्र माना जाता है ये। क्या है ये? पाक या पाकिस्तान की भूमि का क्षेत्र है। अब यहाँ जो पाकिस्तान से बाहर वाली बाउंड्री है, जैसे ईरान की बाउंड्री के पास टच करता है और ये पाकिस्तान कुछ इस तरीके से टच करता है ऐसे करके, तो यहाँ इस जगह पे आपका एक निकट जो है वो पड़ता है चाबहार। चाबहार, चाबहार एक पोर्ट है, एक क्या है? एक बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है, अब मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान की सीमा से ज्यादा नजदीक है। और पाकिस्तान के किस सीमा से नजदीक है? कराची, काबुल, गदावर या नॉन ऑफ दिस? तो इसका जो गदावर वाला आंसर है बच्चे, वो वाला सीमा जो है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? गदावर। तो अब इसको गदावर लिख देंगे, सॉरी ग्वादर, माफ करिएगा ग्वादर। अब इसको ग्वादर बोलेंगे, ग्वादर। सो ग्वादर की सीमा से ये टच करता है। तो इस तरह से एक पोर्ट का हिस्सा है जो चाबहार यहाँ पे है, और ग्वादर की सीमा से क्या करता है? ये ज्यादा नजदीक अपनी आपकी बाउंड्री बनाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या कहता है? रिसेंटली ऑथर बिचल द लीव्स ऑफ द जीआई टैग ऑफ फ्रॉम दिस एसोसिएट विद फ्रॉम स्टेट। अथूर पान के पत्तों में, अथूर पान के पत्तों में जीआई का प्रमाण पत्र जो है मिला है या किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? तमिलनाडु है। याद रखेंगे, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है ये, सॉरी नाडु, NADU नाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो अथूर के पान को क्या मिला है यहाँ का? GI टैग मिला है, GI टैग मिला है। ओके, सो करेक्ट आंसर ये है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट सभी लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिसेंटली हु सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट शॉट ऑफ द प्ले मेल प्लेयर बैडमिंटन रिकॉर्ड 565 किलोमीटर एज पर आवर? 565 किलोमीटर की प्रति घंटे के रफ्तार से शॉट लगाने वाले गिनीज बुक में किस व्यक्ति का नाम आया है? PV सिंधु का, लक्ष्य सेन का, पुल्लेले गोपीचंदन का, स्वास्तिक या राजेंद्र रेड्डी का? सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वास्तिक सराजा रानी के रेड्डी का। स्वास्तिक सराजा रानी के रेड्डी जो है 565 किलोमीटर, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, 565 किलोमीटर के प्रति घंटे के, किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बैडमिंटन में शॉट लगाने का रिकॉर्ड इनका बना है। सो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब बच्चे हमारे आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या कहता है? रिसेंटली हु वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप 2023? 2023 का विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का विंबलडन चैंपियनशिप विजेता कौन है? आपके सामने है। चार्ल्स एल्कोज है, निक जोनास है, रोजर फेडरर है, पीटर सैम्पसन। सो ये आंसर क्या है? रोजर फेडरर है 2023 के लिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन है वो समाप्त है। अब मैं भविष्य में अगली बार के लिए जो स्पीड टेस्ट नंबर 32 है वो आप सबके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों।